योग सूत्र में कितने पाद हैं? हाँ जी, आप बताइए कितने पाद हैं? वो बता दिया सतीश जी ने, पहले रिपीट कर दिया है, आप भी बोलो। 10। ये नेहा जी क्या कर रहे हो? 4। आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है मेरे ख्याल से इंदु जी को। और आप जो मैम कर रहे हो 4। ना अभी, 4। 4 पाद आएंगे इसके। ध्यान से क्वेश्चन सुना करो। योग सूत्र मैम यही है ना, समाधि पाद, साधन पाद, हाँ जी, यही सब है ना? हाँ जी। समझ गया। किस पाद में क्लेशों को दूर करने के उपयोग का वर्णन किया गया है? ये समाधि। साधन पाद। किस पाद में क्लेशों को दूर करने के उपायों का वर्णन किया गया है? साधन पाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन सी तारीख होती है, कौन सा महीना? मैम 21 जून। हाँ, इसका आंसर आएगा 21 जून। सबसे पहले, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? आंसर है 21 जून 2015। 21 जून 2015। पद्मासन किस प्रकार का आसन है? पद्मासन किस प्रकार का आसन है? मैम सुखासन। सुखासन कहाँ से आ गया? यानी किस प्रकार का? पद्मासन किस प्रकार का आसन है? ये तो मुद्रा। ऑप्शन दूं थोड़े से, बताऊं? हाँ जी, ये ऑप्शन दो। हिलने डुलने वाला, कूदने वाला, स्थिर, फिर और फिर मैम बैठना। फिर क्या आएगा? फिर आसन मैम फोर्थ आएगा। क्या बोला आपने? कोई भी लगा लो आप, मैंने एक वैसे ही दिया आपको हिंट। कौन सा आएगा? स्थिर। मैम स्थिर आसन। हाँ, एक ही जगह पर बैठकर किया जाने वाला। जैसे आप कोणासन और स्थित कोणासन, कोणासन हो जाता है खड़े होकर, स्थित कोणासन हो जाता है बैठकर। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ये महर्षि पतंजलि। नहीं जी, शिव को माना जाता है। योग के पिता। भगवान शिव ने ही पिता के रूप में है ना। योग के पिता के रूप, ठीक है जी। हाँ, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? शिव।
ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। जोग विचारधाराओं प्राचीन भारतीय साहित्य दर्शन मैम प्लीज रिपीट क्या? योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? शिव। अगला क्वेश्चन है, योग विचारधाराओं प्राचीन भारतीय साहित्य दर्शन किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? योग विचारधाराओं प्राचीन भारतीय साहित्य दर्शन किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? कौन सा वेद है जिसमें योग के बारे में उल्लेख है, उसका वर्णन किया गया है? हाँ जी रवि जी। पल्लवी। मैम ऋग्वेद। हाँ ऋग्वेद आएगा। साथ ही ना अपने अपने माइक ऑफ कर दिया करो। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख का प्रकार नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख का प्रकार नहीं है। आंसर है प्रज्ञा दुख। लिख लिया? आंसर है प्रज्ञा दुख। अगला क्वेश्चन, पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? पुरुष एवं प्रकृति के संयोग में किसकी उत्पत्ति होती है? आंसर है महातत्व। महातत्व। मैडम मीनिंग महातत्व का क्या आएगा? देखो, पुरुष और हम लोग जैसे पेड़ ही है, पेड़ आगे और शाखा को जन्म देता है तो हम उसको पेड़ को तैयार करते हैं। जैसे हम लोग हैं, पुरुष और महिला का आपस में मिलन होगा तो तीसरे तत्व की उत्पत्ति होती है, वो हमारे बच्चे होते हैं, है ना। तो इसका उन्होंने बताया कि पुरुष एवं प्रकृति कि दोनों जो चीजें हैं वो दोनों आपस में मिलने से ही उत्पन्न होंगी। महातत्व इसलिए कहा गया है। किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? अब ये भी क्वेश्चन सेम ही है। किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? पुरुष एवं प्रकृति, इसका आंसर है। आ गई ना समझ? दो Yes, चीजें ma'am. आपस में मिल जाएं तो तीसरे तत्व की उत्पत्ति होती है। हो गया? हाँ, किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? पुरुष एवं प्रकृति। उधर क्या था? पुरुष एवं प्रकृति के महातत्व। संयोग से, है ना।
वो संजोग आ गया कि संजोग से महातत्व की उत्पत्ति होना। पांच क्लेशों का वर्णन, पांच क्लेशों का वर्णन योग सूत्र का किस पाद में वर्णन किया गया है? जी अभी आपने 10 सूत्र पढ़े हैं, उसमें से ही है ये साधना पाद। क्या आएगा? साधना पाद इसका आंसर है। शंख प्रक्षालन साल में कितनी बार करना चाहिए? मैम क्या शंख पूरा क्लियर नहीं हुआ शंख वर्ड। प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन साल में कितनी बार करना चाहिए? आंसर है 2 बार। मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर। ये जो 4 महीने होते हैं, इन्हीं में शंख प्रक्षालन किया जाता है। इसी में जब मौसम चेंज हो जाता है तो अपने पेट की सफाई कर लेनी चाहिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या है? मैम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। आपकी आवाज गूंज रही है, बंद कर दो अपना माइक। डबल आ जाती है ना आवाज फिर कई बार। क्वेश्चन कंप्लीट करा देना। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या है? उपाय। अभ्यास और इसका वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि अभ्यास करोगे ही वैराग्य में रहकर, बल्कि आप एक सीमित जगह और अपना बिल्कुल ध्यान लगाना चाहते हो भगवान को, जैसे हम समर्पित करते हैं, सुबह जोत जगाते हैं और उनका पाठ करते हैं, जिनको तो कंठस्थ है, तो वो क्या करते हैं अपने ध्यान में ही उनको पाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास बार बार करते हो, ठीक है, जैसे अभ्यास करते हो कि मैं इतने 4 बजे उठकर अपने प्रभु का सिमरन करूं, अपने मन में ठानोगे तभी करोगे ना, अगर सोए रहेंगे तब नहीं कर पाओगे। तो इसका अभ्यास जरूरी है। वैराग्य बल्कि एक शांत वातावरण में करना। किसी चीज को पाने के लिए हमें बार बार उसको रिपीट करना। जैसे हम क्वेश्चन ही कोई लर्न करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम वो क्वेश्चन को रट लेते हैं, वो हमें याद हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य कोटि के व्यक्ति के लिए कौन सी साधना बतलाई गई है? मध्य कोटि के व्यक्ति के लिए कौन सी साधना बतलाई गई है? आंसर है क्रिया योग। आंसर क्रिया योग। मैम मध्य कोटि। हाँ, मध्य कोटि, मध्य बल्कि मध्यम, जैसे हम मीडियम है ना, उसके लिए। कुंजर क्रिया में पानी निकाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कुंजर क्रिया में पानी निकाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मैम वमन कहते हैं, वमन। हाँ, वमन।
कुंजर क्रिया मैम ये कैसे सब है अभी कि तक हम हमने सीखा नहीं है। ये क्या है कि आप पैरों के बल बैठते हो, ये आपको आएगा उसमें षटकर्म और पंचकर्म में, ठीक है? ये बतलाया जाएगा आपको सुबह की क्लास में, जब खाली पेट हो तब की जाती है। जैसे जिनके एसिडिटी बनती है, पित्त बढ़ जाते हैं, है ना, उनके लिए ये फायदेमंद हो जाती है। पैरों के बल बैठकर एक जग पानी पिया जाता है, पीकर फिर अपने कागा की वृत्ति में खड़े होना, बल्कि अपना थोड़ा सा भाग झुका लेना और उंगलियों से उस पानी को बाहर निकालना। जब वो पानी तब तक निकाला जाता है जब तक सूखे बत्त ना आने शुरू हो जाए आपके अंदर से, क्योंकि एक भी बूंद पानी की आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। इतना गंद निकलता है, रेशा निकलता है, जैसे सर्दी जुकाम की वजह से आपके रेशा जम गया छाती में, वो भी निकल जाता है उससे। पेट के जितने भी पित्त बड़े हुए हैं, नाड़ियों में पड़े हुए हैं, वो उससे बाहर निकल जाते हैं। उसको वमन कहा जाता है, उल्टी उल्टी करना। ये कुंजर क्रिया है। क्रिया कैसे की जाती है ये बताई गई है कि कुंजर क्रिया में पानी को निकालना, जैसे हमने पानी पिया फिर निकालना, उसको क्या कहता है, उल्टी के रास्ते निकालोगे ना बाहर, तो ये है इसका। ये बताएंगे हम आपको जल नेति, सुत नेति और उसके बारे में। वमन क्रिया, वमन बल्कि वमन वमन निम्न में से कौन सा बंद, निम्न में से कौन सा बंद जौन रोगों के उपचार में सहायक है? जौन रोगों के उपचार में सहायक है। हाँ जी सर्वजीत जी, आप बताइए कौन सा बंद है? बंद तो सभी बताए हैं आपको। मैम एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिए। निम्न में से कौन सा बंद जौन रोगों के उपचार में सहायक है? कौन सा बंद लगाओगे? मैम मूल बंद। मूल बंद। सरबजीत जी आप ध्यान से नहीं करते लगता है सुबह की क्लास में। नहीं मैं कर रही हूँ, मेरे को दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा था। नाम उड़ियान बंधु तो याद आ रहा था, बंद मूल तो बंधु याद फटाफट नहीं। याद आ जाते हैं कि हमारे 3 बंद कौन से हैं। तो ठीक है जौन जी, रोग जो है वो नीचे से शुरू होते हैं, तो वो उसको मूल बंद कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। मूल बंद, उड़ियाल बंद और जलंधर बंद, ये 3 बंद होते हैं हमारे। हाँ, तो इनको क्या कहा जाता है जब तीनों बंद लगाए जाते हैं? तो ये भी बता दो। महाबंद। हाँ महाबंद। 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 चलिए, सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं? मैम 12। 12। एक जना बोल गया, अब तो सभी बोलेंगे। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी मुका लेते, खत्म कर लेते हैं, बाकी के जो गुड़ वाले हैं वो बाद में समझा समझा कर करवा देंगे आपको। सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं? 12 चरण। अगर इसमें आ जाए चरण की मैम जगह चरण मतलब अवस्थाएं आसन कितनी? हो गया ना। मैम सूर्य मेरी बात नमस्कार सुनिए के ना। कितने? हाँ जी। हाँ, आसन है ना। जहाँ आसन आ जाए, जहाँ अवस्थाएं आ जाएं, तो इनको आपने 12 ही बताना है। हमारे शरीर की मुख्य 3 नाड़ियों के नाम। उधर ये एक तो सीधी फटाफट बताएंगे, इनका मैं देख रही हूँ, फटाफट हाथ ऐसे चला जाता है। मैम ईड़ा पिंगला, मैं इड़ा ईड़ा ईड़ा, पिंगला, पिंगला और पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं, मुख्य नाड़ियां हैं हमारे शरीर की, जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, 3 नाड़ियों के ऊपर। जड़ी बूटी दिवस कब मनाया जाता है? सोनिया जी अपना ना माइक ऑफ कर दो। सॉरी। जड़ी बूटी दिवस कब मनाया मैम जाता है? 4 अगस्त। 4 हाँ, अगस्त। ये देखो, अब साक्षी जी जरा ना थोड़ा सा अपना
कान जरूर लगा के सुन रही है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लगता है मैम हमारी अभी जब रजनी जड़ी जी बूटी कहाँ वाला है, हमारी रजनी क्लास लगी चोपड़ा थी ना, में। मैम अभी जब जब जड़ी बूटी वाली अभी क्लास लगी थी ना, तो सबसे पहले मैम ने यही क्वेश्चन लिखवाया था कि जड़ी बूटी दिवस कब मनाया जाता है। हाँ जी रजनी जी, ओम जी तैयारियां जाने की। तैयारी है। चलो बड़ी बढ़िया, अच्छी बात है। आज भी आया था वहां से फोन, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, आ रही है हमारी बहनें तो। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? आसनों का राजा किसे कहा जाता है? हाँ जी तनु जी, बता सकते हो आप? नहीं मैडम, मैं न्यू हूँ बिल्कुल, अभी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ नहीं लिखे थे मैंने। कब से जुड़े हो? मैं अभी हफ्ता की हुआ है। एक हफ्ते में आसन वगैरह तो वैसे करवाए ही हैं, वो पता चल ही जाता है। हाँ जी, आप कहीं जाते पहले करते थे योग? मैं श्री श्री रविशंकर जी के कुछ देर किए हैं मैंने। अच्छा, उधर किया है। ओ वहां पे तो ज्यादा वही किया जाता है, मेडिटेशन के प्राणायाम लिए आसन। करवाते हैं उधर, तो हाँ, मेडिटेशन। वही मेडिटेशन ही होता है वहां पे। हाँ जी। तो लिख लीजिए शीर्षासन। शीर्षासन आसनों का राजा कहा गया है, लेकिन जो बहनें कर सकती हैं वो जरूर करना, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो मत करना, क्योंकि जब हम सिर के बल पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, तो पूरा का पूरा ब्लड जो है हमारे दिमाग की तरफ आता है। तो वहां पर जब ब्लड इकट्ठा होता है तो ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट वालों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर है शीर्षासन। मुख्य प्राणायामों के नाम बताने हैं। ठीक है, कौन से है 3 प्राणायाम मुख्य? परमदीप जी। मैम कपालभाति, अनुलोम विलोम। उल्टा चलेगा ना, पहले रोज कहाँ से भस्त्रिका। शुरू करते हो? शुरू बस भस्त्रिका, भस्त्रिका वस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति। हाँ, लेकिन अनुलोम। एक चीज और समझा देती हूँ आपको। हम लोग कपालभाति इसमें करते हैं योग दर्शन में, इसको प्राणायाम गिनना है। लेकिन दूसरे जो हैं, जैसे घेरण संहिता है, हठ प्रदीपिता है, उसमें कपालभाति को प्राणायाम नहीं कहा गया। ठीक है, वो एक क्रिया के रूप में जानी जाती है। तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें कि योग दर्शन के अनुसार कपालभाति एक प्राणायाम है। आप कई बार ना, पता क्या होता है, आप लोग सोच में पड़ जाते हो। जब हम दूसरी पुस्तकें पढ़नी शुरू करते हैं ना, तो उसमें कपालभाति का जिक्र ही नहीं होता, प्राणायाम में खासकर। तो आप इसका वर्णन जो है आप दूसरी किताबों में, दूसरे उसमें आप करोगे ना, तो उसमें साफ बताया गया है कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है। लेकिन जो स्वामी जी ने क्या किया कि अपने प्राणों को ज्यादा देखा कि इसमें हमें शरीर के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इसे करने से हमारे रोग ज्यादा दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने इसको प्राणायाम की एक संज्ञा दी। तो स्वामी जी ने 8 प्राणायाम मुख्य गिने हैं, तो वो हम लोग डेली जो करते हैं वही करते हैं। मधुमेह में कोई 4 आसनों के नाम बताएं। वहां पे लिखे होंगे, आपने टिक करने हैं। अगर 5 बताए हैं तो 5 पे टिक करना, 4 बताए हैं तो 4 पे टिक करना। पहला कौन सा है, कौन बताए? रजनी जी आप बता दीजिए। मंडूक। हाँ जी, मंडूकासन। मंडूकासन है, शीर्षकासन है, पश्चिम आसन उत्तान है। हाँ है जी। ना? हाँ, ये वक्रासन है, गोमुख है। वक्रासन है। वक्रासन गोमुख। हाँ, ये जो है ये शुगर के लिए फायदेमंद है। कोष कराए हैं आपको? अभी नहीं कराए मेरे ख्याल में।
मैम कोश चार करा हुए दी। मैम, मंडूक, मैम, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, और पांचवा क्या है मैम? पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहला आएगा मंडूकासन, दूसरा शीर्षकासन, तीसरा वक्रासन, चौथा गोमुखासन, और पश्चिमोत्तान। मैंने आगे पीछे बोले हैं, अब सीध में आपने लगाने हैं। कोश तो करवा दिए हैं। मैम कोश कराए हुए हैं। कराए हुए हैं, चलो लिख लीजिए फिर कोश। पंचकोश कौन से हैं? हाँ जी परमप्रीत जी, आप ही आ रहे हो अब। मैम अन्नमय कोश, हाँ, सबसे पहला कौन सा आया? आई डोंट नो कि ये फर्स्ट है कि नहीं, मेरे माइंड में ही आया अन्नमय बोलते कोश। जाओ, बोलते, फर्स्ट ही है अन्नमय ये। कोश, मनमय कोश हाँ, मनमय तीसरा आएगा। नहीं है याद मैम। हाँ देखिए, लिख लीजिए फिर। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञान कोश, पांचवा आनंदमय कोश। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय, और पांचवा आनंदमय कोश। मानव देह में कितने कोश हैं? ये तो पता चली गया कितने कोश हैं, 5। देखो आपने मैम क्या? अ, मानव, मानव नहीं, मनोमय, मनोमय, मन से, अंतरात्मा से, अंदर से। कोश शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? हाँ जी अभिषेक जी बताइए। कोश शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? नहीं पता? हाँ जी साक्षी जी आप बताओ, पीछे कापी देख रहे हैं, नहीं पता? कुश शब्द से। मैम कोश इसमें शब्द कुश की में जो श शलगम वाला है या षटकोण, षटकोण। कोश शब्द की उत्पत्ति कुश शब्द से हुई। और मैम मनोमय शब्द, जो मनोमय में है, कितने कोश है मैम? 3। नहीं नहीं नहीं, कोश हमारे 5 है, हमारे शरीर के अंदर जो कोश हैं वो 5 हैं। मैम मनोमय में, मनोमय में मनोमय में कोश नहीं आएगा, मनोमय में उसके भाग आ जाते हैं। मनोमय तो खुद ही भा एक कोश है, मनोमय एक खुद मैम ही कोश है। मैम जो पहले तो आपने मानव देह में बोला था, मानव देह में कितने कोश हैं? मैम जो आपने अभी बोला कोश शब्द की उत्पत्ति कुश शब्द मानव 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 शब्द, मानव लग बोला मैंने, मानव देह में। मैम कोश शब्द की उत्पत्ति कुश शब्द से हुई, हाँ, तो कुश का मीनिंग? कुश, कुश का मीनिंग एक क्या कहते हैं, कुशा जिसको बोलते हैं हम, तृण बोलते हैं उसको। जो घास की होती है। घास की होती है ना, उसका वो विवरण किस में किया गया है? रामायण में मैम किया गया ना उसका। ग्रहण में डालते हैं ना उसको हाँ, काट कुश के। शब्द से। कुश कुश कुशा। का एक फारसी शब्द है जो संस्कृति में लिया जाता है।
पारसी भाषा का शब्द मैम होता है, इससे उसी पहले में से वाला लिया। जो क्वेश्चन आपने बोला था कि ये मानव देह में कितने भाग हैं, ये 3 था। मानव देह में कितने कोश हैं, भाग नहीं कोश हैं। मानव देह में कितने कोश हैं? आपकी देह जो है, आपकी कितने कोश हैं आपके अंदर? 5 तरह के कोश हैं। मनुष्य के अंदर 5 तरह के कोश हैं। आगे ना वो समझाया जाता है, हाँ वो चल रहा है ऐसे, वो 3 भाग आ जाते हैं। आपने बोला 3 भाग, 3 मैंने नहीं बोला, आपने बोला कि 3 भाग। मानव देह के 5 कोश हैं। आपने पढ़ा है ना 5 कोश, अन्नमय, प्राणमय, है ना? तो ये कोश हैं हमारे, हमारी वृत्तियां अंदर से बताई गई हैं कि हमारा जो माइंड है वो कब कब स्थित होता है, कैसा कैसा हम अनुभव करते हैं। अन्न खाया है तो कैसा अनुभव करते हैं, सोए हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, खेल रहे हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, है ना? जब हम किसी समाज की एक, जिसको मीटिंग बोला जाता है ना, एक समूह में बैठे हैं, तो उसमें हम क्या महसूस करते हैं, ये सारी चीजें उसी में बताई गई हैं, कोशों में। चित्त प्रसादन, चित्त प्रसादन के उपाय हैं। जब आपका मन प्रफुल्लित हो, कैसा हो, इसके बारे में है, चित्त के बारे में। चित्त प्रसाधन के उपाय, मैत्री, आंसर लिखिए, मैत्री, करुणा, मुदित एवं उपेक्षा। मैत्री बल्कि मित्रता की तरह, करुणा दया, मुदित मोहित होना, उपेक्षा किसी से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसको अपनी तरफ खींचना। और मैम 5th क्या है उपेक्षा के बाद? उपेक्षा ही बस 4 ही हैं, मैम अच्छा, वो मैंने समझाने के लिए बोला। कि जैसे मैंने बोला ना, मैत्री, मैत्री मैंने मित्रता, ये मैंने ऐसे समझाया आपको। कौन सा प्राण, कौन सा प्राण मूत्र विसर्जन में सहायक है? कौन सा प्राण मूत्र विसर्जन में सहायक है? ऑप्शन बोलूं, बताएगा कोई? चलिए, उदान, पहला उदान, दूसरा अपान, तीसरा व्यान और चौथा समान। क्या आएगा? मैम अपान। हाँ अपान, ठीक है, पा- बहुत बढ़िया, अपान। कपालभाति द्वारा शरीर के किस अंगों के लिए लाभकारी है? कपालभाति द्वारा शरीर के किस अंगों के लिए लाभकारी है? बता सकते हो? मैम इंटेस्टाइन्स और हमारा आंतड़ियां हमारी। वो तो आ गया, उस एक ही में आ जाएगा ना, पेट और फेफड़ों के लिए। नस जब हम नाड़ियों कपाल, नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए भी। हाँ तो यही एक ही आएगा ना। ये ज्यादा किसके लिए की? नाड़ियों की शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं? कपालभाति नहीं करते, प्राणायाम करते हैं।
जो नाड़ियों की शुद्धि की जाती है वो प्राणायाम होता है। पेट की सफाई और फेफड़ों की सफाई जे कपालभाति से होती है। त्राटक किस अंग की क्रिया है? हाँ जी नेहा जी बताइए। आंखों की। आंखों की। त्राटक किसकी है? आंखों की। अब हर कंवर जी वो तो लेफ्ट हो चुके हैं, वो उस दिन वही एक्सरसाइज करा रहे थे, हम क्लास में ऐसे करते हैं। त्राटक के लिए ना एक समय होता है ना, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल शांत, अंधेरा कमरा होना चाहिए, शांत होना चाहिए मन आपका। तो ये प्राणायाम के बाद किया जाता है कि त्राटक करना है तो एक टक पहले उस चीज को देखते रहें। आप कभी भी पार्क वगैरह में जाओ ना, तो वहां पे ग्रीन पेड़ को जरूर देखें एक टक। देखो कितनी ठंडक मिलती है आंखों को। सुबह सुबह उगते हुए और सूरज को देखोगे ना, तब भी ये ठंडक देता है, तभी देखा जाता है। आप 11-12 बजे सूरज को देखोगे ना तो आपकी आंखें जो धुंधली हो जाएंगी। वो सुबह की जो है। बस्ती किस अंग के लिए होती है? वस्ती किस अंग के लिए होती है? हाँ जी कोई बताएगा? नेहा जी मैं इधर बत, उधर देखते हैं। हाँ जी नेहा जी बताइए। कृष्ण भक्त हो तो जरूर बताएं। नहीं पता मैम। बड़ी आंत। बढ़िया। बस्ती जब भी की जाती है बड़ी आंत की जाती है आपके पेट की शुद्धि के लिए। मैम ये क्या है? मैम What is- बस्ती मैम क्या है मैम, पता नहीं, पहली बार वर्ड सुना है। अब आगे आगे पढ़ोगे उसमें सब पता चल जाए। बस्ती जो होती है वो क्या होता है, एक तरह का अनीमा होता है, ठीक है। ये छठ कर्म में आएगा, आपको कराया तो है नहीं अभी, है ना, नहीं ना कराया, छठ कर्म के बारे में नहीं बताया ना, वो बता देंगे कि हम अपनी बस्तियां जैसे अपना इलाज खुद करना है तो कैसे करना है। ये छठ कर्म जो मैम है। इसका नाम मैम प्रॉपर व से वक, आधा वस्ती सा और वस्ती। ती। हाँ ती, बस्ती। मैम ब बकरी है या व वक है? वो वक वक वाला ही आएगा ना, वो वस्ती। वस्ती कितने, बल्कि 6 प्रकार की होती है ना। दुग्ध, ये बाद में समझाएंगे जब वो पाठ आ जाएगा तो उसमें बता देंगे हम बस्ती कितने प्रकार की है। इसे दूध से किया जाता है, पानी से किया जाता है, त्रिफला से किया जाता है, घृत से किया जाता है। ये एक प्रकार का अनीमा होता है। बस्तियां अलग भी होती हैं जो हम उससे करते हैं, जानुश्रिया, बल्कि कमर की, ये भी बस्ती में ही आता है, वो तेलों से किया जाता है। ये सफाई के बड़ी आंत की, उसने बोला ना बस्ती किस अंग के लिए होती है, बड़ी आंत के लिए। चलिए, धोती किन अंगों से रोगों का उपचार में लाभकारी है? धोती, धोती से ही समझ लीजिए। धोती किन अंगों से रोगों का उपचार में लाभकारी है? आंसर है पेट, गला और हृदय। धोती क्रिया जो है वो क्या होती है, लस्सी बनाई जाती है जहां दही, तो उसमें 2.5 से 3 मीटर लंबी हम पट्टी लेते हैं, 4 उंगल चौड़ी होती है, वो हम गोल करके उसको उसमें डिप करते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे हम
खाते हैं उसको, पट्टी को धीरे धीरे अंदर लेके जाना पूरा पेट तक। उसका बल्कि 6 उंगल जो है भाग बाहर रहना होता है। थोड़ी देर रहने देंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर बाहर निकाल लेंगे। ये क्रिया पहले 1 दिन पहले पेट साफ किया जाता है, दूसरे दिन फिर इस प्रक्रिया को किया जाता है खाली पेट। बिल्कुल आपका पेट खाली होना चाहिए तब किया जाता है। जो नाड़ियों में फंसा हुआ, बड़ी आंत में फंसा हुआ जितना भी गंद है वो उसके रास्ते बाहर आ जाता है। मैम जो इसका मैम इसका आंसर है पेट, गला, और हृदय। एक जना बोलो पहले, बोलिए मैम साक्षी पेट, जी। गला और हृदय, ये 3 आंसर है। हाँ, आंसर है तीनों का। किसके लिए है? पेट, गला और हृदय के लिए। और मैम इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है मैम, दवाद है, ओ त ई। धोती, धोती मैंने कपड़ा। ये धोती पहनने वाली नहीं है। वो धोती भी जो है वो भी ध से ही शुरू होती है। ये जब आप इसमें आ गए हो ना, आधे डॉक्टर खुद बन जाओगे जब इन चीजों को आप समझ लेंगे। धीरे 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 आप इनको समझते जाएंगे और आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे कि हम अपना इलाज कैसे करें। हमें ये प्रॉब्लम आई है तो हम ये चीज करेंगे तो ठीक हो जाएगी। मैम एक पीछे क्वेश्चन रह गया मैम, आपने लिखवाया था कि वस्ती कितने प्रकार की होती है, तो आपने बोला 6 प्रकार की। मैम आगे आप बता रहे थे नहीं, 3, वो 2 मैंने लिख पाए, ऐसे ही पानी, बोला तो त्रिफला। बत्ती कितनी प्रकार की होती है, मैंने लिखवाया नहीं है। हाँ जो मैम, ये पर अगर हम पूछना लिख चाह लेंगे रही है तो वो हम याद घृत। कर लेंगे। हाँ, लिखवा दूंगी वो मैं साथ में ना, उसको डिटेल में आपको समझा भी दिया जाएगा कि कैसे करना है। और क्योंकि इसके लिए ना हमें टाइम प्रॉपर चाहिए होता है, ठीक है ना। मैम तो पानी से करते टीटी हैं, भी त्रिफला समझ से गए करते हैं, होंगे। और हाँ, मैम 6 प्रकार लिखवा दीजिए मैम, समझ लेंगे बाद में। हाँ, वो लिख लीजिए। भस्ती 6 प्रकार की होती है। इसके भी आगे भाग हैं, जब करते जाओगे तो समझते जाओगे कैसे कैसे करना है। जल नीति आपको पता ही है कैसे की जाती है ना। सूत नेत्री भी पता है आपको कैसे की जाती है। जल नीति होती है। हाँ जी सोनिया जी, आपको तो प्रॉपर पता है। मुझे नहीं पता, मैं तो बस आपसे सुना हुआ वही बता रही हूँ, कुछ ज्यादा नहीं पता मुझे। एक लोटा होता है, वो क्या किया जाता है, एक नाक से पानी भरकर दूसरे से बाहर निकलना, है ना, लोटे के द्वारा। जिसको साइनस की प्रॉब्लम हो, ये लिखवा दूंगी। वैसे टाइम भी हो गया है, 5:05 हो गए हैं। तो ये चीजें करने से आपको साइनस की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो करता रहता है। एक होती है सूत नीति। सूत क्या होता है, पहले था कि मोटा सूत लिया जाता था, उसको बट के मोमबत्ती जो मोम होता है उसके चढ़ाकर और फिर नाक से दूसरे मुंह से निकाला जाता था। लेकिन अब तो रबड़ की आ गया। आजकल ना लेने जाओ ना बाजार से तो कहते हैं कि रबड़ की नीति दे दो। तो जब आप परीक्षण लेने जाएंगे, इस बार तो हुआ ही नहीं था, जब हम गए थे 2014 में, तब हमारा परीक्षण हुआ था योग मुख्य योग शिक्षक का। तो वो तब एक उन्होंने नासिका से डालते हैं ना, एक नासिका से डाल के दूसरी से निकालते हैं ना। दूसरे, हाँ, मुंह से बाहर निकालते हैं। जो जल वाला है वो इधर से डालना, इधर निकाल, फिर दूसरी बार इधर से डालोगे, इधर से निकालना है। दोनों तरफ से किया जाता है। लेकिन जब ये करना होता है ना, सूत नीति और जल नीति, ये 2 दिन पहले ना नाक में तेल डालना शुरू कर देते हैं कि वो जगह जो है नरम हो जाए, क्योंकि नहीं तो ब्लड निकलता है। हम जब गए थे तो हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने क्या किया, आज बल्कि स्वामी ने वो किया, दूसरे दिन पेपर ले लिया उन्होंने बैठे बैठे वहीं पे। कुछ नहीं याद किया, कुछ नहीं हमें पता था कि क्या आना है क्या नहीं, हमें तो यहाँ से भेज दिया गया। अब तो आप पढ़ भी रहे हो ना, कर रहे हो, सीख रहे हो,
सुबह भी क्लास लगती है, शाम की भी क्लास लगती है। हम तो एक क्लास में ही जाते थे, वहीं से हमें भेज दिया गया। तो चलो फिर भी नंबर अच्छे आए थे। अब तो नंबर बताते नहीं है कितने नंबर आए, ये भी ग्रेड लगा देते हैं। तो उन्होंने ना जब हमसे सूत्रनीति करवाई तो हमारे ना गले से ना फिर ब्लड आना शुरू हो गया। तो उनको हमने पूछा कि इसका आने का कारण, कहते ये नुकसान नहीं है, हमारे जो अंदर छिद्र होते हैं बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो हमारी आवाज भी क्लियर हो जाती है और हमारे जो सूंघने की क्षमता वो भी तेज हो जाती है, क्योंकि जो अंदर का अंग है दोनों, देखो ऊपर ऊपर से स्नायु से हमारा जो है अंदर एक सलाइवा सा निकलता है, गिरता है ना गले में, वो दोनों ही जो छिद्र है उसी से निकलता है। उसका कंसर्न हमारे दिमाग के साथ है। तो जो लार है हमारी ऊपर से जो सलाइवा निकलता है उसको हम अमृत बोलते हैं, कि वो दिमाग से निकलकर हमारे गले में गिरता है। तो उसको साफ करने के लिए ये प्रक्रिया करना, साइनस की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को बार-बार नज़ला, जुकाम हो जाना, छींकें आना बार-बार, ये इससे ठीक हो जाती हैं, अगर करेंगे तो। चलो ये एक दिन मैं बता दूँगी, सुबह-सुबह उठ आपको कराएँगे किसी दिन। संडे का दिन रख लेंगे, सभी जुड़ना फिर संडे के दिन। मेरी भी प्रक्रिया हो जाएगी ना, मैं भी करती हूँ तो वो उस दिन कर लूँगी, थोड़ी-सी रेस्ट भी हो जाती है फिर। तो चलिए, आज क्वेश्चन कितने हो गए आपके कुल टोटल? 41। 41? हमारे 36 हुए हैं। पिछले भी लिख कर, है ना? 39 हमारे तो 36 हुए हैं जी। 41 ओह! स्पीच जी, इन्होंने 41 क्या हुए किया, मैम। जो मैंने वैसे रिपीट किया ना, वो भी इन्होंने लिखे हैं। तभी तो बोल रहे हैं वो। 36 नहीं से हो मैम, रही नहीं है मैम, पूरे 41 है। 36 हुआ है 36 हुए हैं। हाँ, नहीं वो तो मेरे को पता चल गया 36 ही हुए हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे वो क्वेश्चन रिपीट किया ना, तो इन्होंने वो भी लिखा है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो सुना और फटाफट लिख लेना। इससे आपकी हाथों की उँगलियाँ जो है ना, वो चलेंगी फिर, जैसे टाइप पे चलाते हैं ना हम लोग फटाफट। तो चलिए, स्टेनो किसने सीखी है बीच में कोई सीखने वाला? हाँ जी, रजनी जी आपके मैम कितने हो गए? मैम टीचिंग करी है ना 10 साल, इसलिए थोड़ी स्पीड है। यही है, टीचर की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि कॉपियां चेक कर करके पेपर चेक करके हो जाते हैं। मैं भी चेक करती हूँ कभी कभी, मुझे भी आते हैं चेक करने, स्कूल वाले भेज देते हैं, कर लो। तो चलिए, कौन कराएगा शांति पाठ? चलिए एक ही मंत्र करो फिर, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर रखते हुए परम प्रीत जो परमात्मा है उनको अपने समक्ष महसूस करें। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा पूर्ण। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए, अगर कल नहीं होंगे इंदु जी तो फिर दोबारा से मैं ले लूंगी क्लास, नहीं तो मैं